हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, रिकवरी ऑफ टैक्स। आपकी बुक के अंदर बेटा एक टॉपिक है जिसका पूरा नाम है रिकवरी एंड रिफंड। इस चैप्टर के बेटा दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज रिकवरी ऑफ टैक्स और सेकंड है बेटा रिफंड ऑफ टैक्स। एग्जाम के अंदर कई बार तो बेटा रिकवरी पे क्वेश्चन आता है और कई बार बेटा रिफंड पे भी आ जाता है। दोनों में से एक के ऊपर आता है, या तो रिकवरी पे या रिफंड पे। ठीक है, तो दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है, दोनों को हमने बेटा कवर अप करना है। तो आज की क्लास में हम रिकवरी ऑफ टैक्स की बात करेंगे। हाँ जी बेटा, अगर कोई असेसी है, टैक्स पेयर है, और उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ किसी तरह की कोई लायबिलिटी बनती है, वो लायबिलिटी बेटा कुछ भी हो सकता है। टैक्स हो सकता है, एरियर ऑफ टैक्स हो सकता है, कोई पेनल्टी हो सकती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ किसी तरह का कोई ब्याज हो सकता है। तो उसकी रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे करता है, ये बेटा हमने आज की क्लास में पढ़ना है। दोबारा से सुनिए। यदि कोई करदाता, यदि उसकी कोई लायबिलिटी बनती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ, लायबिलिटी बेटा टैक्स की भी हो सकती है, पेनल्टी की भी हो सकती है, कोई ब्याज भी हो सकता है। तो किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी हो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ ड्यू है, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे रिकवर करता है। ठीक है, रिकवरी से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी डिमांड करेगा। पहले तो नोटिस ऑफ डिमांड भेजेगा। अगर नोटिस ऑफ डिमांड भेजने के बाद असेसी उसको टाइम पे सबमिट करवा देता है, टाइम पे डिपॉजिट करवा देता है अमाउंट, तो उस केस में फिर रिकवरी की जरूरत ही नहीं है। रिकवरी की जरूरत कब पड़ती है? रिकवरी की जरूरत बेटा तब पड़ेगी जब असेसी अपनी इच्छा से टैक्स की पेमेंट या पेनल्टी की पेमेंट या ब्याज जो भी है उसकी पेमेंट ना करे, तब बेटा रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से बेटा स्टार्ट करेंगे। पहले बेटा ये मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा लिखना कैसे है इसमें। ठीक है, हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा कौन है? ये मैंने ले लिया बेटा कोई टैक्स पेयर है, इसका नाम रख लेते हैं बेटा हम सचिन। सचिन बेटा कोई टैक्स पेयर है। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। सचिन ने बेटा अपनी आईटीआर भरी। आईटीआर का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, सचिन ने अपनी आईटीआर भरी। आईटीआर का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सचिन ने क्या शो किया होगा? प्रीवियस ईयर के दौरान जो भी सचिन ने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनकम अर्न की है, वो एक तो इसमें शो की होगी। ठीक है, जो भी इसकी डिडक्शंस बनती हैं, जो डिडक्शन इसने क्लेम की है, वो इसने शो की होंगी। उसके बाद जो भी बेटा टैक्स बनता था, वो टैक्स इसने कैलकुलेट किया होगा, और टैक्स कैलकुलेट करके इसने कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, ये सारा काम सचिन ने किया है। सचिन ने पहले अपनी आईटीआर भरी। आईटीआर भरने के बाद जो भी टैक्स बनता था वो डिपॉजिट करवा दिया। मान लेते हैं सचिन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितने रुपए टैक्स डिपॉजिट करवा दिया? सपोज करो बेटा 80,000। सचिन का 80,000 टैक्स बनता था, जो इसने डिपॉजिट करवा दिया। सचिन बेटा जब अपनी आईटीआर भरेगा, आईटीआर भरने के बाद वो आईटीआर, हाँ जी बेटा, आईटीआर भरने के बाद क्या होगा? वो आईटीआर बेटा कहाँ जाएगी? आईटीआर बेटा जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आईटीआर नॉर्मली आजकल कैसे भरी जाती है बेटा? ऑनलाइन। आईटीआर भरने कैसे भरते हैं हम? ऑनलाइन। हाँ जी बेटा, सचिन ने अपनी आईटीआर भर दी, और वो आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उसको क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा उसको चेक करेगा, उसकी आईटीआर को चेक करेगा। ठीक है, या उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कैसे करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जो भी टैक्स पेयर है जिसने अपनी आईटीआर फिल की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्रॉस चेक करता है। क्रॉस चेक कैसे करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी सचिन से रिलेटेड कुछ सूचनाएं होंगी। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सूचनाओं से सचिन की आईटीआर को टैली करेगा,
और साथ में ये भी चेक करेगा कि आईटीआर के अंदर किसी तरह की कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की गई हो। तो ये सारा काम बेटा कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सेंटर है सीपीसी सेंटर, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बोलते हैं बेटा। हमारी जो आईटीआर होती है, उस आईटीआर को कौन चेक करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, ये बेटा हमारी आईटीआर को चेक करेगा। और मान लेते हैं सचिन की जो आईटीआर चेक की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और सचिन ने जितना टैक्स पे किया था, हाँ जी बेटा 80,000, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सचिन की जो टैक्स लायबिलिटी है बेटा, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं सचिन की टैक्स लायबिलिटी बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 70,000 रुपये बनती है, और उसने पे कितना किया हुआ है? 80,000। तो उसको क्या मिलेगा? 10,000 रुपये का बेटा क्या मिलेगा? रिफंड मिल जाएगा। हाँ जी बेटा 10,000 का क्या मिलेगा उसको? रिफंड। सचिन ने बेटा 80,000 रुपये टैक्स भरा हुआ है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया, उसकी आईटीआर को। आईटीआर में टैक्स लायबिलिटी बेटा कम बनी, ठीक है, 70,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनी है, तो 10,000 रुपये इसका रिफंड का राइट बन गया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर को चेक किया, और सचिन का टैक्स बेटा कितना बना? मान लेते हैं ₹1,00,000। सचिन की टैक्स लायबिलिटी बेटा 1,00,000 रुपये बनती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और सचिन ने टैक्स कितना पे किया हुआ है? 80,000। तो यहाँ पर हाँ जी बेटा इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? 80,000 और 10,000 के डिफरेंस को बेटा क्या बोलेंगे? इसे बेटा बोलेंगे एरियर। इसे क्या बोलेंगे? एरियर। ठीक है जी। और अगर 70,000 में बनती है तो इन दोनों के डिफरेंस को बेटा क्या बोलेंगे? इन दोनों का डिफरेंस जो 10,000 रुपीज़ का है, ये बेटा रिफंड, और ये एरियर। एरियर बेटा कितने का बनता है? 20,000 का। एरियर को आउटस्टैंडिंग टैक्स भी कह सकते हैं। एरियर को बेटा आउटस्टैंडिंग टैक्स। ठीक है जी। हाँ जी बेटा। तो ध्यान से सुनना, मैं एरियर की बात कर रहा हूँ अभी। सचिन ने बेटा 80,000 रुपये टैक्स डिपॉजिट करवाया है, जबकि उसका टैक्स बनता कितना है? 1,00,000 रुपये। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया है, तो 20,000 रुपये सचिन को और पे करने हैं। ठीक है जी। ये आउटस्टैंडिंग टैक्स है किसका? सचिन का। अब सचिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस 20,000 रुपये की सूचना सचिन के पास कैसे भेजता है? उसके लिए बेटा एक नोटिस ऑफ डिमांड होता है, एक नोटिस ऑफ डिमांड इश्यू किया जाता है। हाँ जी बेटा आगे देखिए। हाँ जी बेटा एक नोटिस ऑफ डिमांड इश्यू किया जाएगा। नोटिस ऑफ डिमांड कौन इश्यू करता है? ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा कौन है? ये हमारा आ गया असेसिंग ऑफिसर। इसको बेटा बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, या इनकम टैक्स ऑफिसर कह लो आप। हाँ जी बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सूचना भेजेगा। ये इनकम टैक्स ऑफिसर कौन से एरिया का है? हर एक एरिया का, हर एक असेसिंग ऑफिसर का बेटा एरिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरिसडिक्शन। उस एरिया को बेटा क्या बोलते हैं? ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। तो ये जो असेसिंग ऑफिसर है, ये किसके, कौन से एरिया का है? जिस एरिया में सचिन इसी के एरिया में लाई करता है। ठीक है। तो सचिन जिस भी असेसिंग ऑफिसर के अंडर आएगा, सचिन जिस भी इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर आएगा, उसको सूचना भेजी जाएगी। ठीक है जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस असेसिंग ऑफिसर को सूचना भेजेगा कि आपके एरिया का एक असेसी है सचिन, उससे सॉरी एरियर लेना है। कितने रुपए का एरियर लेना है? 20,000 का। ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर बेटा क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस ऑफ डिमांड तैयार करेगा। असेसिंग ऑफिसर क्या तैयार करेगा? एक नोटिस ऑफ डिमांड, 20,000 रुपीज़ का नोटिस ऑफ डिमांड तैयार करेगा। और वो नोटिस ऑफ डिमांड बेटा किसको भेजा जाएगा? सचिन को। ठीक है जी। वो नोटिस ऑफ डिमांड किसको भेजा जाएगा? सचिन को भेजा जाएगा। देखिए
हाँ जी बेटा, यहाँ पे बेटा असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस ऑफ डिमांड भेजेगा, एनओडी, एनओडी बोल देते, एनओडी कितने रुपए का नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा, 20,000 रुपीज़ का। हाँ जी बेटा, तो असेसिंग ऑफिसर जो है टैक्स पेयर के पास नोटिस ऑफ डिमांड सेंड करेगा 20,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, ये नोटिस ऑफ डिमांड बेटा जो भेजा जाता है, ध्यान से सुनना, इस नोटिस ऑफ डिमांड के जिस दिन भी ये नोटिस भेजा जाएगा सचिन के पास, उसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज सचिन को पेमेंट करनी होगी। हाँ जी बेटा, टैक्स पेयर को 30 दिन का टाइम दिया जाता है नॉर्मली। नॉर्मली बेटा जो टैक्स पेयर को नोटिस ऑफ डिमांड में जो भी अमाउंट लिखा जाता है उसकी पेमेंट करने के लिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर 30 डेज के अंदर सचिन पेमेंट कर देता है तो उसे 20,000 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। बट मान लेते हैं वो लेट हो जाता है। हाँ जी बेटा, अगर मान लेते हैं सचिन ने बेटा डिले कर दिया, डिले के केस में, हाँ जी बेटा, इन केस ऑफ डिले 1% पर मंथ के हिसाब से बेटा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, 1% पर मंथ के हिसाब से जितने महीने वो लेट करेगा सचिन, उसको 1% पर मंथ के हिसाब से क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और ये ध्यान रखना 1% जो पर मंथ है, हाँ जी बेटा, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए सपोज करो बेटा सचिन ने पेमेंट करने में एक महीना 10 दिन डिले कर दिया, 10 डेज। सचिन ने जिस डेट को पेमेंट करनी थी उससे एक महीना 10 दिन लेट हो गया, तो इसको 2 मंथ्स काउंट करेंगे। इसको बेटा 2 मंथ्स काउंट करना है आपने। एक महीना एक दिन भी हो जाए तो भी 2 महीने, एक महीना 25 दिन हो जाए तो भी 2 महीने। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, नोटिस ऑफ डिमांड में जो अमाउंट लिखा जाता है वो 30 दिन के अंदर चुकाना होता है। यदि 30 दिन के अंदर करदाता ना चुका पाए तो 1% पर मंथ के हिसाब से उसे ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ब्याज कैसे पे किया जाएगा, इस ब्याज पे करते समय ध्यान रखना है, मंथ की काउंटिंग करते समय अगर पार्ट ऑफ द मंथ है उसे फुल मंथ कंसीडर करना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हाँ जी बेटा, मैं कई केसेस लूँगा, पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूँ। हाँ जी बेटा, केस नंबर 1। हाँ जी बेटा, मान लीजिए नोटिस ऑफ डिमांड सचिन को मिला बेटा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 21 को सचिन को नोटिस ऑफ डिमांड मिला, कितने रुपए का, 20,000 रुपीज़ का उसका अमाउंट है। ठीक है जी, तो एक बात बताओ मुझे, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या बनेगी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। हाँ जी बेटा, 30 दिन का टाइम होता है तो ड्यू डेट बेटा क्या बनेगी, जरा लिख के बताओ। 30 दिन का अगर टाइम है पेमेंट करने के लिए और 1 अक्टूबर को नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया गया है, तो कितने टाइम के अंदर बेटा पेमेंट करनी होगी बताओ, 30 दिन कब पूरे होंगे। हाँ जी बेटा, 31 अक्टूबर को, वेरी गुड, 31/10/21 तक पेमेंट करनी है। ठीक है जी, और सपोज करो ये है एक्चुअल डेट, 30 दिन के अंदर पैसा चुकाना था, ये एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है। सचिन ने इस डेट को 20,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो बताओ इस केस में कोई इंटरेस्ट लगेगा। हाँ जी बेटा, सचिन ने ड्यू डेट से पहले, मान लेते हैं 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को पेमेंट कर दी, तो क्या सचिन को कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट ही लगेगा। तो इस केस में कितना अमाउंट जाएगा, 20,000 रुपीज़। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2 लेते हैं। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2 बेटा ये है, सपोज करो नोटिस ऑफ डिमांड बेटा जिसका अमाउंट है 20,000, कौन सी डेट को सर्व किया गया, 1 अक्टूबर 21 को सचिन के पास नोटिस भेजा गया। ठीक है जी, और ड्यू डेट, पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है
ड्यू डेट बेटा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी। 30 दिन मान लेते हैं, 31 अक्टूबर को बेटा बनेंगे, विद इन 30 डेज। ठीक है जी, नोटिस ऑफ डिमांड के 30 दिन के अंदर अंदर ड्यू डेट आ जाएगी। और उसने पेमेंट कब की है? एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट बेटा मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं सचिन ने पेमेंट की है, हाँ जी बेटा 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को पेमेंट की है। हाँ जी बेटा 10 दिसंबर 2021 को पेमेंट की है। अब इस केस में हमें बताना है कि सचिन को टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो पहले तो बेटा ये देखो, हाँ जी बेटा यहाँ पे जो टाइम पीरियड देखो, 31 अक्टूबर तक पेमेंट करनी थी, 31 अक्टूबर को पेमेंट करनी थी और पेमेंट की है दिसंबर में। तो पहले तो ये चेक करो बेटा कितने महीने लेट पेमेंट हुई है। हाँ जी बेटा 1 महीना 10 दिन, पेमेंट 1 महीना 10 दिन लेट हुई है। तो यहाँ पे बेटा 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे 2 मंथ्स बने, इसको कितने मंथ्स कंसीडर कर लेंगे? 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? यहाँ पे बेटा सचिन कितना अमाउंट पे करेगा? देखो 20,000 रुपीज़ तो उसको नोटिस ऑफ डिमांड के पे करने हैं, प्लस 20,000 के ऊपर बेटा 1% के हिसाब से 2 मंथ्स का इंटरेस्ट। 1% ब्याज बेटा पर एनम नहीं है, पर मंथ है। ठीक है, तो 2/12 नहीं करेंगे, 2 ही रहेगा क्योंकि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ये बेटा 20,400 रुपये बनेंगे। हाँ जी बेटा 20,400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बेटा केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बेटा बताओ किसी को कोई डाउट हो तो? यहाँ तक बेटा किसी तरह का कोई डाउट? चलिए आगे मूव करते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हाँ जी बेटा, अब मैं ले रहा हूँ केस नंबर 3। केस नंबर 3 बेटा ये है, हाँ जी बेटा, जो टैक्स पेयर है बेटा, टैक्स पेयर may request the assessing officer for extension of date। हाँ जी बेटा, टैक्स पेयर जो है, करदाता सचिन जो है, वो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, हाँ जी बेटा सुनो बेटा ध्यान से, यदि करदाता चाहे तो वो 30 दिन का समय समाप्त होने से पहले, 30 दिन का समय समाप्त होने से पहले असेसिंग ऑफिसर के पास एक रिक्वेस्ट भेज सकता है, एप्लीकेशन लिखकर, कि मैं जो है अभी पेमेंट करने में असमर्थ हूं, तो कृपया मुझे कुछ टाइम और दिया जाए। ठीक है जी, तो असेसिंग ऑफिसर यदि उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है तो उसका बेटा टाइम पीरियड वो एक्सटेंड भी कर सकता है। ड्यू डेट को बेटा एक्सटेंड किया जा सकता है बाय मेकिंग ए रिक्वेस्ट, बाय राइटिंग एप्लीकेशन। ठीक है जी, कौन लिखेगा वो एप्लीकेशन? करदाता। तो उस केस में क्या होगा? हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा मैं इसको एक एग्जांपल से ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा ये है नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड की डेट बेटा फिर से मैंने वही ले ली, 1 अक्टूबर, 1/10/21 ये नोटिस ऑफ डिमांड है। ठीक है जी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बेटा क्या बनती थी? 1 महीना, विद इन 30 डेज। तो ड्यू डेट बेटा बनेगी 31 अक्टूबर। ठीक है जी, 31 अक्टूबर बेटा ड्यू डेट बन गई। बट 31 तारीख से पहले, 31 अक्टूबर से पहले उसने बेटा रिक्वेस्ट डाल दी, एप्लीकेशन लिख दी करदाता ने, किसके पास? असेसिंग ऑफिसर के पास, भाई मेरी डेट को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है जी, कौन सी डेट को एप्लीकेशन लिखी? मान लेते हैं 17/10/21 को, मान लेते हैं 17/10/21 को एप्लीकेशन लिख दी। किसने? टैक्स पेयर ने, टू एक्सटेंड द डेट। एप्लीकेशन किस पर्पज के लिए लिखी गई है बेटा?
फॉर एक्सटेंशन, डेट को एक्सटेंड करने के लिए। और एक्सटेंडेड डेट, मान लेते हैं बेटा एक्सटेंडेड डेट जो मिली है, सपोज करो असेसिंग ऑफिसर ने उसकी रिक्वेस्ट करके उसको एक्सटेंडेड डेट दे दी, ठीक है जी आप ऐसा करो 30 नवंबर तक पेमेंट कर देना, 31 अक्टूबर की बजाय उसको 30 नवंबर तक पेमेंट करने के लिए 1 महीना लेट कर दी। हाँ जी बेटा, जो पैसा 31 अक्टूबर तक चुकाना था अब वो पैसा उसको 30 नवंबर तक चुकाना होगा, ठीक है। तो डेट को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब ध्यान से सुनो, और मान लेते हैं उसने एक्चुअल पेमेंट कौन सी डेट को की है। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ब्याज ब्याज तब लगेगा जब वो एक्सटेंडेड डेट से लेट पेमेंट करता है। अगर एक्सटेंडेड डेट विद इन एक्सटेंडेड डेट भी पेमेंट कर देगा, यानी कि 30 नवंबर से पहले भी पेमेंट कर देगा, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज कब लगेगा, जब वो 30 नवंबर के बाद पेमेंट करेगा। मान लेते हैं उसने 30 नवंबर के बाद उसने एक्चुअल डेट में एज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअल डेट बेटा मैं मान रहा हूँ, मान लेते हैं उसने 12/21 को पेमेंट कर दी, 12 दिसंबर 21 को पेमेंट कर दी, ठीक है जी। और नोटिस ऑफ डिमांड कितने का था, 20,000। तो यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट जो लगेगा, हाँ जी बेटा, यहाँ उसने ये देखो कितने कितने डेज डिले की है, 30 नवंबर को जो पेमेंट होनी चाहिए थी वो 12 दिसंबर को की है, तो कितने डेज का डिले होगा, 12 डेज का डिले है। हाँ जी बेटा, 12 दिन की देरी, 12 दिन को बेटा क्या मानेंगे, 12 दिन विल बी ट्रीटेड एज 1 मंथ, ठीक है जी। तो इस केस में टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर 20,000 रुपीज़, तो बेटा नोटिस ऑफ डिमांड का अमाउंट प्लस 20,000 के ऊपर 1% और 1 मंथ का इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 20,200 रुपये बेटा देने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये केस नंबर 3, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है केस नंबर 4। हाँ जी बेटा, केस नंबर 4 बेटा क्या है, केस नंबर 4 बेटा ये है टैक्स पेयर। हाँ जी बेटा, टैक्स पेयर मे रिक्वेस्ट द असेसिंग ऑफिसर, टैक्स पेयर बेटा एक असेसिंग ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट भेज सकता है फॉर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। टैक्स पेयर असेसिंग ऑफिसर को कहता है भाई मैं ये 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट का की सुविधा बनाए, इन मेरे लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा क्रिएट की जाए। यानी कि टैक्स पेयर ये चाहता है कि ये 20,000 रुपये वो इकट्ठे नहीं दे सकता, कोई स्मॉल बिजनेसमैन होगा या सैलरीड पर्सन होगा। सैलरीड पर्सन और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बेटा 20,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसकी पेमेंट इकट्ठी करना थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए। तो उस केस में वो रिक्वेस्ट कर रहा है असेसिंग ऑफिसर को भी मेरे को किस्तों में पेमेंट करने के लिए अलाउ किया जाए, और असेसिंग ऑफिसर ने बेटा उसकी रिक्वेस्ट क्या कर ली, मान ली। तो उस केस में क्या होगा, हाँ जी बेटा, सपोज करो, फिर से बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड में बेटा कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 20,000। कौन सी डेट को इश्यू किया गया, हाँ जी बेटा, और ड्यू डेट, ड्यू डेट बेटा बनती थी, चलो ये मैंने ड्यू डेट लिख दी, ड्यू डेट बेटा बनती थी 31 अक्टूबर, ठीक है जी। अच्छा जी, बीच में ही उसने एप्लीकेशन लगा दी, ड्यू डेट से पहले ही बेटा उसने एप्लीकेशन लगा दी, ड्यू डेट से पहले मान लेते हैं 16 अक्टूबर को। हाँ जी बेटा, उसने रिक्वेस्ट कर दी, किस चीज़ की रिक्वेस्ट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की, ठीक है जी। वो कहता है जी मेरे से ये पैसा जो है मैं एक सिंगल लमसम तो दे नहीं सकता 20,000 रुपये, मेरे को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की फैसिलिटी दी जाए। असेसिंग ऑफिसर ने उसकी रिक्वेस्ट मानते हुए बेटा 3 इंस्टॉलमेंट बना दी उसकी, सपोज करो 3 इंस्टॉलमेंट बना दी, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, 3 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी डेट को, मान लेते हैं एक तो इसी डेट को। असेसिंग ऑफिसर कहता है 10,000 रुपये तो आप मुझे इस डेट को दे देना 20,000 में से, ठीक है जी।
और यहाँ पे मान लेते हैं 31/11, 30/11 को, हाँ जी बेटा 5,000। और फिर बेटा नेक्स्ट डेट आप ये मान लो 31 दिसंबर, 31/12/21 को 5,000। ठीक हो गया। तो इस केस में ध्यान से सुनो, टैक्स पेयर ने बेटा रिक्वेस्ट की थी, उसकी रिक्वेस्ट को असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसको ये डेट दे दी। अब इस केस में देखो टोटल पेमेंट कितने की जाएगी। पहली बात तो इंटरेस्ट तो बेटा लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इस डेट से जो ड्यू डेट फाइनल की गई थी। ठीक है जी। तो उस केस में ये जो पहले 10,000 है बेटा, सपोज करो ये जो पहले 10,000 रुपये की किस्त थी ये 31/10 को चुका दी, 31/10 तक बेटा इसकी पेमेंट हो गई है। तो हाँ जी बेटा टोटल अमाउंट कितना जाएगा, देखो 10,000 तो बेटा ये जाएंगे, 10,000 तो पहली इंस्टॉलमेंट दे दी उसने। दूसरी किस्त बेटा कौन सी डेट को दी है, दूसरी किस्त दी है 5,000 रुपये की और 30/11 को। अब ये देखो ये ड्यू डेट से कितने महीने लेट है, ड्यू डेट से बेटा कितने में, ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर और पेमेंट की है 30 नवंबर को, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इस 5,000 के ऊपर 1% और 1 मंथ का बेटा इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, और जो दूसरी किस्त है, दूसरी किस्त बेटा जो 5,000 की है, हाँ जी बेटा यहाँ तो 1 मंथ का गैप है। अच्छा दूसरी किस्त का कितने का गैप बनेगा, दूसरी किस्त का बेटा यहाँ से गैप देखना है, ये कितना गैप बना, 2 मंथ्स। पहली किस्त का गैप तो बेटा यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरी किस्त का गैप कितने मंथ्स का बना है, 2 मंथ्स का, तो 2 महीने का बेटा वो भी लगेगा। ठीक है, 5,000 का 1% प्लस 5,000 भी लिखेंगे बेटा, 5,000 पे तो देने ही है, 5,000 तो बेटा किस्त का अमाउंट है, ये 5,000 तो किस्त का अमाउंट है, ये ब्याज का है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस 5,000, 5,000 तो बेटा किस्त का अमाउंट और प्लस ब्याज का, तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा, 10,000। ये बेटा बनेगा, दूसरी किस्त बनेगी 5,050 की और तीसरी किस्त बेटा कितने की बनेगी, 5,100 की। हाँ जी बेटा, तो 20,150 रुपये बनेंगे, इतने रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी बेटा यहाँ तक बताइए। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि चीफ कमिश्नर चाहे तो वो बेटा ब्याज के अमाउंट को माफ भी कर सकता है। चीफ कमिश्नर यदि चाहे तो वो ब्याज के अमाउंट को बेटा क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ब्याज को माफ करने की पावर बेटा किसके पास है, सुनो जी, ये चीफ कमिश्नर दिखाया। हाँ जी बेटा, ये कौन है बेटा, चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के पास बेटा क्या पावर है, हाँ जी बेटा, मे रिड्यूस, ये ब्याज को कम कर सकता है, और वेव ऑफ द इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, चीफ कमिश्नर यदि चाहे तो वो ब्याज के अमाउंट को बेटा कम भी कर सकता है या बिल्कुल छोड़ सकता है। ठीक है, कब करेगा वो ऐसा चीफ कमिश्नर, हाँ जी बेटा जब करदाता के द्वारा एप्लीकेशन डाली गई हो कि मेरे पास मेरे ब्याज को माफ किया जाए, तो चीफ कमिश्नर ये चेक करेगा कि जो असेसी था या जो टैक्स पेयर था जिसके ऊपर ये ब्याज लगाया गया है उसने देरी से पेमेंट क्यों की, उससे रीजन पूछा जाएगा, उससे बेटा कारण पूछा जाएगा। और वो कारण यदि चीफ कमिश्नर को उचित लगता है तो वो बेटा ब्याज को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। अब देरी का कारण क्या हो सकता है, वैसे तो 30 दिन का समय दिया था, 30 दिन का समय बेटा जो दिया गया था वो पर्याप्त था, बट फिर भी वो लेट हो गया। तो देरी का कारण जैसे
मान लेते हैं लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ था, तो लॉकडाउन में जब कोई चीज़ ओपन ही नहीं है, तो एसएससी बेटा जब घर से बाहर ही नहीं जा सकता तो पेमेंट कैसे करेगा? तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं, और भी कोई रीज़न हो सकता है जो जेन्युइन रीज़न हो। तो चीफ कमिश्नर को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि चीफ कमिश्नर सैटिस्फाई हो जाता है तो वो ब्याज को बेटा माफ़ कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, चीफ कमिश्नर को ये लगता है चीफ कमिश्नर को ये लगता है कि ये जो एसएससी है सचिन, हाँ जी बेटा, चीफ कमिश्नर को ये लगता है कि जो एसएससी है सचिन, इसने इसके खिलाफ जब भी हमने कोई इंक्वायरी करवाई है उस इंक्वायरी में इसने हमेशा अपना कोऑपरेट किया है। एसएससी भी बेटा कई तरह के होते हैं, जो इंक्वायरी में कोऑपरेट करते हैं, जो इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं करते। अब सोच के देखो, जो इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको तो बख्शेगा नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा भाई तेरे से तो ब्याज जरूर लेंगे। जो हर बार इंक्वायरी में कोऑपरेट करता है तो उसका बेटा ब्याज माफ किया जा सकता है, यानी कि सारा कुछ चीफ कमिश्नर के हाथ में है। ठीक है। चीफ कमिश्नर को सचिन की रिपोर्ट कौन देगा? चीफ कमिश्नर को सचिन की रिपोर्ट देगा असेसिंग ऑफिसर। ठीक है जी। और असेसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बेस पे चीफ कमिश्नर सचिन के ब्याज को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है।